सर जीएस के लिए तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो। एक साल के अंदर में 2.5 मिलियन के करीब में जो है लोग उसमें जुड़ चुके हैं। मेरा पापा 2015 में एक्सपायर कर गए। तो यहाँ सर इस साल शायद पूरा नॉर्थ ईस्ट से 20 या 21 ही इंस्पेक्टर बन रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन को मैं शुरू करना चाहूँगा बड़े ही प्यारे लाइन से, जोए आए अखम। इस लाइन का मतलब हमारे साथ बैठे हैं कृष्णा साहू, वो बताएंगे। और आज आपके इस स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो कि आसाम से इंस्पेक्टर बने हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का सरकारी नौकरी के लिए जो क्रेज़ होता है वो काफ़ी कम होता है। यूँ कहें तो वो कम भी इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर गाइडेंस की काफ़ी कमी होती है। और ये सारी बातें जो है मुझे कृष्णा के माध्यम से पता चली हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं कृष्णा हमारे स्टूडियो में। नमस्ते भाई। ठीक है, तो बच्चों को पहले वो लाइन का मतलब बताइए जो हमने शुरू में कहा है। जी सर। सर ये लाइन जो है जय आई अखम, और इसका मतलब है असम की जय। असम की जय हो। चलिए, तो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर स्टूडियो में हमारे आसाम से दिल्ली तक का सफ़र? सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। ये जो अरेंजमेंट है या फिर आपने आपसे मिलके जो एक अंदर का फील है वो बहुत ही अच्छा लगा सर। मेरा एक एम था कि सर से तभी मिलेंगे जब सिलेक्शन होगा सर। क्या बात है। तो आप अपने सिलेक्शन के बारे में बच्चों को बताएं कि आपका किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है और किस एग्ज़ाम में हुआ है। मेरा एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, उसके एग्ज़ाम के थ्रू एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ सर। एक्साइज एंड कस्टम में। और पोस्टिंग आपको कहाँ मिली है? सर मेरा फर्स्ट चॉइस गुवाहाटी जोन था और मुझे गुवाहाटी जोन ही मिला है सर। तो चलिए, बहुत बढ़िया। आसाम के हैं और आपको जो है गुवाहाटी में आपको पोस्टिंग भी मिल चुकी है। आपने अपनी जो तैयारी है वो कब से आपने शुरू की थी सीजीएल की, और कब से आपने सोचा था कि मुझे इंस्पेक्टर ही बनना है? सर एक्चुअली जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया था। लेकिन फिर मुझे एक अपने दोस्त से मुलाकात हुई, अमृत, मैंने उसे कॉल किया और दिल्ली में था। तो उससे जब मैंने बात करा तो उसने मुझे सीजीएल के बारे में बताया, सीजीएल क्या है। और तभी से मैंने देखा कि हाँ, मेरे मेरे जो सिलेबस है मैं या फिर मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ उससे चीज़ें रिलेट हो रही हैं। और फिर मैंने सीजीएल का तैयारी स्टार्ट करा। और हाँ, अच्छा तैयारी भी था, और घर वालों सबका सपोर्ट, आपका, टीचर का, सभी टीचर्स के सपोर्ट से फाइनली सिलेक्शन हुआ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये 2022 का पेपर होगा, क्योंकि 2022 के पेपर से ही आपकी तैयारी शायद शुरू हुई है, या 23 से सीधा शुरू किया आपने? सर एक्चुअली क्या हुआ, 2022 में मुझे सीजीएल के बारे में कुछ नॉलेज था नहीं। तो मेरा जो दोस्त अमृत है, मैंने उससे पूछा तो दिल्ली में क्या कर रहा है भाई। तो उसने मुझे बताया कि मैं सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ। तब तक समय एक्चुअली बहुत कम थे, 2 दिन का टाइम बचा था फॉर्म फिलअप करने का। तो उसने मुझे बोला कि पहले फॉर्म फिलअप कर दे, फिर इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो उसी वक्त मैंने फॉर्म फिलअप करा था 2022 में। लेकिन उस साल मेरा मेंस में 1.5 नंबर करीब से रह गए थे। फिर 23 में मैं इसके बारे में पूरा पता करा डिटेल्स में, जो सिलेबस वगैरह थी सारा डाउनलोड करा मैंने। और डाउनलोड करने के बाद सिस्टमेटिक तैयारी मैंने स्टार्ट करा और फिर सिलेक्शन हो गई सर। एक बड़ी वैकेंसी का ये असर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 2022 में लगभग 35,000 वैकेंसी थी, और वहाँ पर हमने कहा भी था कि हर एक एग्ज़ाम का बच्चा उसके अंदर में अप्लाई करेगा, चाहे वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हो, स्टेट पीसीएस का हो, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और यहाँ पर आपके सामने एक हमारे ऑफिसर बाबू हैं जिन्होंने भी पीसीएस की तैयारी करने के साथ साथ एसएससी में जो है वो हाथ आजमाया, और अपनी कड़ी मेहनत के दम पे जो है वो यहाँ इंस्पेक्टर बने। 2022 में हालांकि उनको थोड़ा सी असफलता प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने जो 23 में अपनी हिम्मत नहीं हारी और वापस अपनी तैयारी को शुरू किया। और यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं कि इन्हें भी बताने वाला कोई नहीं था, तो अपने दोस्त के माध्यम से जो इन्होंने सारी जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने सीजल 23 की वापस से प्रिपरेशन शुरू की थी, तो उस समय कैसे आपने टारगेट्स अपने डिसाइड किए थे? किस तरीके से सबसे पहले आपने प्री की तैयारी शुरू की? सर एक्चुअली सीजीएल का जब मैं तैयारी स्टार्ट करा तो मेरा पहला फोकस था सिलेबस। मैंने सिलेबस को डाउनलोड करा, हर एक सेक्शन वाइज, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, जीके हो, सबका मैंने सिलेबस पहले डाउनलोड करा। फिर टॉपिक वाइज मैंने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करा। टॉपिक वाइज पढ़ने में मान के चले, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी वीडियोस हैं उनको लेकर के मैं चला उसमें। अब उसके जितने भी टाइप्स के सवाल वगैरह बन रहे थे वो सब मैं ले रहा था, लेकर के वहाँ से कंप्लीट कर रहा था। फिर जब ये ख़त्म होते थे तो साथ ही साथ मैं चैप्टर मॉक वगैरह लगा रहा था, चैप्टर मॉक्स जो होती हैं। तो वो वीडियोस आप देख कहाँ से रहे थे जनरली, अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स की अगर हम शुरुआत करें तो? जब स्टार्टिंग मैंने करा था तो मैं यूट्यूब से ही स्टार्ट करा था। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ यूट्यूब में तो हर एक चीज़ अवेलेबल है नहीं। फिर मैंने अमृत से बोला भाई इसका कोई उपाय है। तो उसने टेलीग्राम पर आपके कुछ वीडियोस शेयर करा उसने मुझे पहले।
तो वो सब वीडियो में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था और समझ में आ रही थी चीज़ें। तो फिर जब तैयारी मेरा चलने लगा तो जो टॉपिक्स वगैरह होती थी, मैं क्या करता था कि अमृत का जो आईडी था वो आपका ही आईडी खरीदा हुआ था उसने, तो शायद मेंस का कोर्स था वो। तो मैं क्या करता था कि वो आईडी अपने यहाँ लॉगिन कर लेता था। ये आपके साथ थोड़ा मतलब वो होगा लेकिन मुझे ये हेल्प हो रहा था, वही आईडी लॉगिन करके मैं वहाँ से पढ़ाई कर लेता था, जो भी टॉपिक्स में डाउट होती थी वहाँ से मैं मैनेज कर लेता था। तो इस तरीके से चल रही थी, लेकिन मैंने कोर्स मतलब आईडी शेयर करके पढ़ाई कर लिया अपना, ठीक है, अपना काम निकाल लिया। काम निकल गया, आईडी शेयर हो गई, तो उससे काम निकल गया सर। बढ़िया है भाई साहब, मतलब इन्होंने जो है बढ़िया तरीके से पूरा फायदा टेलीग्राम का और बाकी जो है वो आईडी शेयरिंग का पूरा फायदा उठा। मतलब टारगेट था सर कि कंटेंट मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन फिर चाहे वो सर का सोर्स कोई भी हाँ, हो, कोई फर्क भी नहीं सोर्स पड़ता, हो, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना ये जरूरी है कंसेप्ट सर। सीखना जरूरी है जी सर। और उसके माध्यम से अपना बस जो है वो क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, एग्जाम निकलना यही मेन टारगेट चलिए, था लेकिन वो सबसे बड़ी ईमानदारी आपने कह के दिखाई आज, वो सबसे बड़ी बात है, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है कि चलिए ईमानदार रही अपने तरीके से। बहुत सारे बच्चे जो है वो डर के मारे बोलते नहीं, मुझे लगता है डर की क्या बात है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान बट रहा है हर जगह से लो। 3 डेट वाली बात है, किसी भी क्लास में घुसो, कहीं पर भी घुसो, ज्ञान हर जगह बट रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा वो देख के। तो ये बताइए, प्री में जो आपने प्रिपरेशन अपनी शुरू की, तो प्री में आपको कितने महीने लगे तैयारी करने में? एक्चुअली मेरे साथ कुछ गेम अलग चल रहा था। मैं स्टेट पीसीएस का मतलब टारगेट उस पर ज़्यादा लेके चल रहा था, लेकिन एग्ज़ाम मतलब पकड़ के चलिए पैरेलली चल रहे थे। स्टेट पीसीएस भी चल रहा है और साथ ही साथ आपका इधर सीजीएल भी आ रही थी, तो उसके कारण मैं मतलब प्री में तो उतना टाइम दे नहीं पाया था, लेकिन मेंस के टाइम मुझे अच्छा समय मिला था। और प्री में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पर फोकस करा, कॉन्सेप्ट पर फोकस करा, जिससे कि कम टाइम में मैं ज़्यादा कवर कर पाऊँ सर। तो सीजीएल के प्री में आपके कितने नंबर आए थे? हाँ सर, सीजीएल के प्री में मेरे 155 रो थे और नॉर्मलाइजेशन के साथ वो 162.5। 162.5 हुए। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि प्री निकलने के बाद में जब तक मेंस का डेट नहीं आता है तब तक उसके बाद में तैयारी शुरू नहीं करते हैं, तो क्या आप उस भीड़ में थे या आपने पहले ही तैयारी अपनी शुरू? सर वो तो मुझे श्योर था, निकले ना निकले वो सेकेंडरी है, मेरा तैयारी रुकनी नहीं चाहिए सर। तो मेरा प्री हो ना हो वो मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा था, मेरे लिए था कि मेरा एक दिन भी वेस्ट ना हो, मैं लगा रहा हूँ सर तैयारी में। अच्छा, तो ये तैयारी आप आसाम से कर रहे थे या कहाँ से कर रहे थे आप? सर तैयारी मैंने पकड़ के चलिए कि 80-90% मैंने आसाम से ही करा। पकड़ लिया हाँ, हमने कि जब 80-90% जी, आपने आसाम से किया है। क्योंकि जब मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मतलब टियर 1 हो गई मेरी, तब मैं दिल्ली आया था। और दिल्ली भी सर मेरा हार्डली 30 तो से 35 वहाँ दिन। से आसाम से सारा तैयारी आपका ऑनलाइन चल हाँ, रहा था? ऑनलाइन ही चल रहा था सर। अच्छा, अपने ही घर में हाँ, मतलब अपने ही पूरा? घर में सर। अच्छा, वहाँ स्कूल कराओ, स्कूल कराने के बाद थोड़ा रिलैक्स करो, घर पे आओ, घर पे आने के बाद फिर अपना तैयारी करो भाई, मेहनत तो स्कूल करनी कराओ पड़ेगी। मतलब? मतलब स्कूल में टीचिंग भी मैं करा रहा अच्छा, था। पढ़ा भी रहे थे जी और पढ़ाने के साथ साथ आप तैयारी भी कर जी रहे थे, सर। और अपने आसाम से ही? जी सर, हाँ आसाम और से तब करा। उसके बाद में पढ़ाने के साथ साथ तैयारी करने के बाद में आप मेंस में मतलब फिर उसके बाद मेंस में कैसे किया? मतलब मैं तैयारी कर रहा था जब, तो स्कूल में पढ़ा रहा था, पकड़ के चलिए 2-2:30 बजे तक स्कूल में छुट्टी होती थी, और छुट्टी होने के बाद आए घर, खाना वाना खाओ, 1 घंटा रिलैक्स करो, फिर तो तैयारी करना ही है, क्योंकि जॉब लेनी है, सिलेक्शन तो दिखाना पड़ेगा इसके लिए। तो वही ऐसे चल रहा था। और जब मेरा टियर 1 में सिलेक्शन हो गया, मतलब टियर 1 निकल गई, तो साथ ही साथ मेरा वो स्टेट पीसीएस भी चल रहा था, और स्टेट पीसीएस का उधर मेंस निकल गया। अब उसी टाइम में आ गया दिल्ली, बोला कि मेरे पास जो एनाफ टाइम है, 1 महीना हो या 2 महीना, जो भी टाइम है मेरे पास, तो उस टाइम को मतलब ज़ाया नहीं करना है सर। एक एक मिनट हो। मैं आया दिल्ली, तुरंत जो भी मेरे दोस्त यहाँ थे सबसे मैंने मुलाकात करी, और भाई तुम लोग मुझे पहले दिन ही लाइब्रेरी बता दो, ये मेरा पहला लाइन था कि मुझे दिल्ली में घूमना नहीं है, कौन सा पैलेस कहाँ है क्या है नहीं है, उससे मुझे मतलब नहीं था सर। पहला दिन से ही मतलब लग गई। अच्छा, तो वो जो 35 तो दिल्ली में कहाँ आप लाइब्रेरी लेके पढ़ाई की आपने? मैं तो अमृत के यहाँ आया पहले। अमृत मेरा दोस्त जो है, उसके यहाँ आने के बाद उसने मुझे लाइब्रेरी वगैरह सब उसने ही बताई। कौन सा एरिया था, कुछ याद है आपको दिल्ली में? सर वो मुखर्जी नगर में इंदिरा विकास कॉलोनी जो है, हाँ वहीं पर एक छोटा सा रूम था जिसमें रहते हैं 3-4 लोग रहते हैं, मतलब एक ही रूम शेयर करते हैं वो लोग, बजट का इशू होगा शायद। तो मैं भी वहाँ 2-4 दिन रहा, उसके बाद मैं वहीं पर एक लाइब्रेरी ज्वाइन करा। और सर रूम से निकलो सीधा लाइब्रेरी, रास्ते में पोहे खाओ, लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी से आओ लंच, और टिफ़िन सर्विस ले ली थी, क्योंकि खाना वाना बनाने का दिक्कत ना हो मुझे, तो टिफ़िन सर्विस मैंने लिया था। टिफिन सर्विस लिया था? टिफ़िन सर्विस में वो खाना 2 टाइम लाते थे, दोपहर में और रात को। टिफ़िन लो, फिर लाइब्रेरी जाओ, और ये पूरा 35 दिन में एक ऐसा दिन नहीं होगा जो मैं इधर उधर का सोचा सर। पूरी ईमानदारी के साथ, खुद से ईमानदारी रखा
उन 35 दिनों में, और तब जो है अपनी तैयारी आपने शुरू की मेंस की। तो मेंस के लिए कैसे आपने पढ़ना शुरू किया, क्या सोर्सेस को आपने फॉलो किया? सर मेंस के लिए मैंने ज़्यादातर प्रीवियस ईयर सर, ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर, वो भी टीयर 2 के जो सवाल थे, मतलब मेंस वाले जो सवाल थे प्रीवियस ईयर के, उन सब सवाल को सिलेक्टिव पहले करा, और उसमें भी जो टीसीएस द्वारा कराए गए हैं इनको पहले कंप्लीट करा सर। उसमें जो डाउट आ रही थी वो मैं देख ले रहा था, कभी आपकी वीडियोस जो है मेरे पास आईडी तो है ही है, तो वहाँ से मैंने जो जाती थी, कभी मतलब जहाँ से भी हो जाए कर लो। हाँ, यही टारगेट था सर बेसिकली। मतलब मैथ्स के लिए कम्प्लीटली आपने जो है वो पूरा अपना कोर्स फॉलो किया, प्रीवियस ईयर के ऊपर में कंपाउंड बनाया, ठीक है। और कोई और भी सोर्स आपने फॉलो किया? अब मैथ्स के लिए मैंने सोर्स पूरा लिमिटेड रखा। प्रीवियस ईयर के लिए प्रीवियस ईयर का पिनकल से कर रहा था, और आपका जो फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ्स में, जो फार्मूला है सर, इसके लिए मैंने जो ब्रह्मास्त्र आपकी आती है उसको पकड़ के चलिए कि मैं कम से कम 10 बार रिवीजन मारा हूँ सर ब्रह्मास्त्र का फार्मूला बुक। हाँ, क्योंकि दिमाग में आपको एग्जाम में सर हमें कॉन्सेप्ट कितने भी आते हो, समय पर अगर फार्मूला स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो उसको करना डिफिकल्ट होता है। वो स्पेशली बनाया भी इसी पर्पज से था कि जब बच्चा प्री और मेंस का पेपर देने जाएगा तो वो हिट करेगा सीधा उसको कि यार ये पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है कम समय के अंदर में, मतलब पूरा मैथ्स का निचोड़ वो मिल जाता है। वही सर, उससे फ़ायदा हुआ कि आपने जो डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए थे, मान के चलो कोई ज्योमेट्री का चीज़ है, डिस्टेंस निकालनी है हमें, या दो सर्कल है टेंजेंट के बीच का, तो उसमें डायरेक्ट आपने जो फार्मूला दे दिया था, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हो, तो बहुत हेल्प होता था उससे। बहुत मतलब helpful हो हाँ, जाता था। दिमाग में बैठे हाँ यही फार्मूला था, ब्रह्मास्त्र का पेज नंबर इतने तरफ थे, लगा दो। चलो, तो मैथ्स की तैयारी आपने वैसे कर ली। कैलकुलेशन के लिए आपने क्या फोकस किया? सर कैलकुलेशन के लिए तो जो फार्मूला बुक थे आपके वहाँ से, और एक सर हैं यूट्यूब पर, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, तो उनका शायद 25 दिन का सीट्स था, तो उस पर भी मतलब वो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें वो था। और साथ ही साथ आपका एक चैनल है सर, मैथ्स विजर्ड आदित्य रंजन है क्या, शायद कुछ ऐसा नाम है, तो उस पर आप शॉर्ट्स देते हो ना, जैसे कि डिविजिबिलिटी चेक कर लो, या फिर कभी कभी आप देते हो कि हाँ फैक्टर चेक कर लो, 5 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, तो वो सब चीज़ें जो शॉर्ट्स में आती है, वो कभी लेटे हो, मोबाइल चला रहे हो, देख रहे हो, तो दिमाग में चलते जा रहा था, तो इससे बहुत हेल्प हो सर। जो अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चों को 30 तक का स्क्वायर, क्यूब और टेबल याद करना चाहिए, तो क्या आपने वो काम किया था? सर 30 तक ये मैं नहीं मानता कि ज़रूरी है सर, याद करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ है, जैसे 7 का हो गया, 7 का क्यूब कर लो, 10 से 11 हो रहा है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये सब कुछ ऐसे नंबर है, 11 का क्यूब कर लो, इस टाइप के जो थे, जो ज़्यादातर कैलकुलेशन में आते थे, उन सबको सर दिमाग में रखना, उन पे थोड़ा सा दिमाग में रखना ज़रूरी है। और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, वहाँ पर पावर 4 तक भी पूछ लिया जाता है कुछ वैल्यूज़, तो वो भी याद रखना ज़रूरी है। और सर एक चार्ट भी है ना वो ब्रह्मास्त्र में, जैसे आपने लिख के दिया है कि 5 का सेकंड ईयर में इतना होगा, थर्ड ईयर में इतना होगा, तो आपने फोर्थ डायरेक्ट ईयर दे में दिया है। इतना हाँ, होगा, तो वो कंपाउंड तो इंटरेस्ट में याद अगर कर डायरेक्टली। ले रहे हो तो ऐसे सवाल निकल जाएंगे। चलो बढ़िया है, तो वो टेबल भी याद है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ज़रूरी पड़ जाता है यार। शॉर्ट ट्रिक मैं हमेशा बोलता हूँ, भीड़ से थोड़ा अलग अगर चलना है तो ऐसे कंसेप्ट होने ज़रूरी है। इंग्लिश में आपने कैसे तैयारी की? सर इंग्लिश के लिए मैंने एक्चुअली एक टेलीग्राम चैनल है द पंडित्स बोल के, तो उस पर एक पीडीएफ आया हुआ था निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का उनका वीडियो मैं यूट्यूब से देखा, और उस पीडीएफ को मैंने रिवाइज करा बार बार। भोकेब के लिए मैंने ब्लैक बुक भी पूरी नहीं सर, उसमें तो बहुत है, उतना याद करना संभव हमारे लिए मतलब नहीं लगता, तो उसमें जो सेग्रीगेट करके दिया हुआ है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 या फिर इस टाइप के दिए हुए हैं, तो वो सब चीज़ें पहले मैंने ब्लैक बुक से करा। और जो मेंस के टाइम में क्या हुआ था कि रानी मैम का यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट वो लाई थी, जिस पे उन्होंने मतलब डेली 1.5 घंटा 2 घंटे का एक क्लास ले रही थी मेंस के टाइम, तो उससे मैंने वो करा था, उससे मैंने प्रैक्टिस के लिए। आप कभी सब समय सर टेबल पे बैठना भी कमर में दर्द हो जाती है, तो उस टाइम आप लेटे भी हो तो कम से कम देख रहे हो तो रिवीजन हो रही है। रिवीजन हो जाता है वहाँ से। बहुत बढ़िया। तो ये आपका इंग्लिश का स्ट्रैटेजी था। उसके बाद में आपने रीजनिंग में कैसे किया? रीजनिंग में क्या होता था कि कभी यूट्यूब से मैनेज कर लेता था, और कभी जो अमृत ने कॉम्बो बैच आपका लिया हुआ था, जो मैंने पायरेटेड की हुई थी वहाँ से, तो उसमें आपका भी कॉम्बो था, उसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों थे, तो रीजनिंग वहाँ जो विक्रमजीत सर हैं उनका भी बहुत सारे वीडियोस, मतलब मैं टॉपिक वाइज कर रहा था तो सारा तो नहीं, लेकिन जो जो टॉपिक में डाउट होता था वहाँ से भी मैनेज कर लेता था सर। वहाँ से कर लेते थे। जी सर। बहुत बढ़िया। तो अमृत के जो है पूरे कोर्स का फ़ायदा आपने उठाया है। हाँ सर। मैथ्स रीजनिंग का पूरा कॉम्बो का। चलिए बढ़िया है। और उसके बाद में जीएस के लिए क्या किया आपने? सर जीएस के लिए तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो
तो खान सर हैं बेस्ट। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो मुझे सर परमार एसएससी है एक यूट्यूब चैनल, उस पर परमार सर पढ़ाते हैं सर। तो वो बहुत ही मतलब उनका मतलब क्या है, वो जितना पढ़ाते हैं उससे फंसने का सवाल बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं सर। तो परमार सर के ये उससे बहुत हेल्प होता है सर। तो मैंने उन्हें वन शॉट वीडियो डाला था, वन शॉट ज्योग्राफी, वन शॉट इकोनॉमी इस टाइप के। तो मैंने वन शॉट वाली वीडियो देखा और उससे काम बन गया सर मेरा। उससे काम बन गया आपका। सर हमारे साथ वो दीपक सर हैं, दीपक सर का भी मैंने वीडियो देखा। उनका हिस्ट्री पढ़ाने का तो अंदाज बहुत ही प्यारा है। तो दीपक सर का हिस्ट्री वो जो दिखाते हैं, दो में यूरोपियन या हो गए फ्रेंच के बीच फाइट हो रही है तो वो एक तीर मार के दिखाते हैं ये जीत गया। तो वो जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है सर। क्या बात है। तो यहाँ पर जो है आपने हिस्ट्री इस तरीके से कवर की और बाकी सब्जेक्ट को, करंट अफेयर के लिए आपने क्या किया? सर करेंट अफेयर्स के लिए मैंने जो पंडित्स का टेलीग्राम ग्रुप था उस पर पीडीएफ आती थी, साल का एक साथ ही आ जाता था, तो कुछ वहाँ से कर लेता था। और परमार सर भी कंपाइलेशन डाल रहे थे तो परमार सर का जीके डोज वहाँ से करता था सर। वहाँ से स्टैटिक जीके के लिए? स्टैटिक जीके तो सर वो यूट्यूब वगैरह से मैनेज कर लेता था, टॉपिक वाइज ही सर चल रहा था मैं। टॉपिक वाइज ही चल रहा था। और सर जीके तो इतना भास्ट है सर, देखिए उसमें ऐसा नहीं कि आप कमांड पूरा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक और भी है ना, आपने मुझे लगता है पीसीएस की तैयारी की है तो वहाँ से भी आपका जीके के ऊपर में काफ़ी अच्छा एक कमांड हाँ रहा सर है। ठीक पीसीएस है, का तो जो वो मैं भी एक तैयारी फैक्टर करा हम कह सकते हैं। उससे जीके में बहुत हेल्प हुई थी मेरी। चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पीसीएस में तो आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ रहे हो, तो अगर हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं तो ये सीजीएल के लेवल तक तो आराम से निकल जाती है सर, कोई इशू होता नहीं। कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे आपने मेंस में? मेंस में सर मेंस के टाइम तो ऐसा सीन था, टेक्स्ट बुक के मेरे सारे मॉक कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन मैं और अमृत जब साथ ही लगा रहे थे तो मैं देख रहा था कि अमृत क्या कर रहा है, वो और मॉक लगाए जा रहा है। मैं पूछा भाई कहाँ से लगा रहे हैं, तो बोल रहे ओली बोर्ड से लगा रहा हूँ। फिर मैं 20 दिन पहले, शायद 20 या 25 दिन पहले मेंस के ओली बोर्ड से मैंने सब्सक्रिप्शन लिए। और मैं क्या करता था, मॉक स्टार्ट करो सबमिट कर दो। सबमिट करने में क्या होता था कि मैं अब सवाल को एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो ये सवाल बन जाएंगे, स्किप करो, ये नए टाइप के सवाल है, इसको पहले करो। तो इस टाइप से मैंने बहुत कम टाइम में मान के चलिए बहुत ज़्यादा मॉक मतलब उसका फ़ायदा उठाया सर। अच्छा, समय कम के अंदर में मतलब आपने कोशिश की कि यार ये 30 सवाल हैं मेंस के और 15-20 मेरे से बन चुके हैं, जो 10 नहीं बने हैं तो उनको फटाफट सॉल्व उनको करते पहले हैं। कर लेता हूँ सर। क्यों हाँ उतना टाइम दे, क्योंकि समय कम है, पेपर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है। जी बहुत सर। शानदार। ठीक है, इसके अलावा ज़िंदगी में इंसान कई बार अप एंड डाउन फील करते रहता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपने अपने उतार चढ़ाव को कैसे मेंटेन किया? वक्त कम है, प्रेशर ज़्यादा है, सिलेबस अथा है, पिछली बार जो है 1.4 या जो भी 1.5 नंबर से रहा था सर। नंबर से आप रह चुके हैं, तो उस चीज़ को टैकल करना कैसे आपने टैकल किया? कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखा 35 दिनों तक? लोगों का 5 दिन में शेड्यूल बिगड़ जाता है, टूट जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, अरे बहुत पढ़ लिया अब तो क्या ज़रूरत है। तो मतलब 5 दिन में उन्हें ब्रेक चाहिए, लेकिन आपने उसको कैसे कंट्रोल किया? सर मतलब जब भी ऐसा सीन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशनल शॉर्ट्स वगैरह चेक करते थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही स्क्रॉल करा तो एक आदित्य रंजन टॉक्स बोल के है ना क्या आपका एक चैनल, तो उस पर एक शॉर्ट्स आया, बहुत ही प्यारा, आप शायरी बता रहे थे और आपका फोटो भी था, आप जो पहले खेती में काम करके इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़े। तो इससे मैं सोचा यार इस सर जब इतना मेहनत करके इतना अच्छी तरीके से जो हमें ये कर सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आप कुछ कुछ लाइन बोलते हो ना सर जो दिल को टच कर जाती है। लोग कुछ भी बोले लेकिन वो सब शॉर्ट जो होती है ना सर, कभी कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आप रूम में अकेला रो रहे हो, ऐसे स्टेजेस आते हैं सर। तो उस टाइम आपका वो शॉर्ट्स हो, आप कुछ बोल रहे हो तो चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल होती हैं सर, ऐसा नहीं कि कुछ हाँ ऐसे ऐसे तो शॉर्ट्स हज़ारों पड़े हैं मोटिवेशन के लिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो अपनों से रिलेट होते हैं, तो वो सब चीज़ें उसमें मिलती हैं। तो वो सर उससे बहुत मुझे तो मतलब वो लाइन ऐसी थी जो एकदम यहाँ लग। सर उसके लिए स्पेशल थैंक यू आपको सर, लिटरली वो मतलब दिल से कनेक्ट होने वाली चीज़ थी सर, तो बहुत हेल्प होता था। कुछ जिन्हें नहीं पता है, आदित्य रंजन टॉक्स हमारा एक अलग चैनल है और उसके ऊपर में हम लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट बच्चों के लिए शेयर करते हैं। और ये कुछ ऐसा स्पेशल बनाया नहीं होता है। देखो यार, जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मैं क्लासेस में बच्चों को बोलता हूँ, तो मतलब उसी के वीडियोस बन जाते हैं और वहाँ अपलोड हो जाते हैं। लेकिन मैं इस बात की ताजुब करता हूँ कि इतना वायरल वो चला जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सर एक्चुअली क्या है ना उसमें, एक साल के अंदर में 2.5 मिलियन के करीब में जो है लोग उसमें जुड़ चुके हैं। सर एक्चुअली उसमें क्या है ना, वो आप दिल से कनेक्ट कर पाते हो, ये बड़ी चीज़ है सर। देखिए मोटिवेशन के लिए आप दिखा रहे हो, एक बाघ है, बफेलो लड़ है, बफेलो जीत गया, वो अलग चीज़ है सर, लेकिन आप जो बोलते हो वो प्रैक्टिकली कनेक्ट होते ही चीज़ें। प्रैक्टिकली कनेक्ट करता ये है, बहुत अच्छा तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें मोटिवेट करता है हमारे गोल की तरफ में। जर्नी में बहुत हेल्प होती है। चलो मेरे भाई, तो ऐसे ही आप लोगों को उसके ऊपर में और भी वीडियो मिलती रहेंगी और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, आदित्य रंजन टॉक्स जो है।
1 साल के अंदर में 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख लोग जुड़े हैं उसके साथ में। चैनल पर। हाँ तो बड़ा अच्छा लगता है इस अप एंड डाउन के आपके इस जर्नी में। आप मुझे ये बताइए कि फैमिली का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जितना संघर्ष बच्चा करता है उतना ही संघर्ष उसके पेरेंट्स का होता है, जितना इंतज़ार हमें हमारे रिजल्ट का होता है जी उतना सर। ही इंतज़ार उन्हें भी रहता है। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं। सर फैमिली में एक्चुअली क्या है कि मेरा पापा 2015 में एक्सपायर कर गए कुछ इशू के कारण। लेकिन एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आया है जो मेरे घर वाले, मेरे भैया हैं, बहन है, माँ है, जो मुझे कभी मतलब पापा तो पापा है, उनका जगह तो कोई ले नहीं सकता है, लेकिन कभी कमी महसूस नहीं हुई है। हर एक सपोर्ट, पैसा हो, खाना हो, पीना हो, पढ़ाई लिखाई हो, एवरीथिंग में बराबर उनका कंट्रीब्यूशन रखे हैं हमेशा। और ये सर एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन फैक्टर रहा है मेरे जर्नी में कि हर एक स्टेज पर फैमिली का बराबर सपोर्ट रहना। और उनका मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान के कारण ही इतना कम समय में, या फिर जो समझिए मेरा सिलेक्शन का अवसर कारण है। देखो परिवार का सपोर्ट रहता है ना तो इंसान को ऑटोमेटिक बल मिलते जाता है जी सर। और उस बल के साथ में कई सारी बाधाओं को वो पार करता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप तैयारी करते हैं तो चाहे 2 मिनट ही सही अपने माँ से, अपने पिता से जो है बात ज़रूर करिए, उनका हालचाल ज़रूर पूछिए। वो एक आपको एक्सटर्नल ताकत देता है कि चलो वहाँ पे सब ओके है, अब हम अपने युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या सोचा है आपने? सर मैं तो अभी मेरा पहला टारगेट है जॉब ज्वाइन करना। जॉब ज्वाइन करने के बाद कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी आने के बाद देखिए अगर फ्यूचर में कोई और एग्ज़ाम देने का टारगेट बना तो ज़रूर देंगे, हायर एग्ज़ाम्स इससे। और एक मेरे तरफ से ये चॉइस है कि मेरे तरफ के जो भी बच्चे हैं, अपने रीजन में जो बच्चे हैं जिनको मतलब अपने ही रीजन हो या अपने एरिया के हो, जिनको मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं है सर इस फील्ड में, उनको मैं चाहता हूँ कि आप लोग चाहे मुझसे प्रैक्टिकली जुड़ जाओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा आईडी, यूट्यूब जो लेना है ले लो। आप लोग मुझसे पर्सनली मिलो या बात करो इस टॉपिक को लेकर के, और मैं कैसे आप लोग को हेल्प कर पाऊँ। हो सके कि मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा हो इस चीज़ में, मैं चाहूँ कि आप लोग इस चीज़ को जल्दी समझें और बहुत जल्द सिलेक्शन लें। तो उसके लिए मैं चाहे अपना फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, जो भी हो जिससे आप जुड़ना चाहें मुझसे जुड़िए, और मैं आप सबसे इस चीज़ को शेयर करूँ। कृष्णा के हम जितने भी पर्सनल प्रोफाइल है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उनके लिंक्स को आप उस पर जो है क्लिक करके आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू के पहले मुझे कृष्णा बता रहे थे काफ़ी सारी बातें कि सर हमारे आसाम से काफ़ी कम बच्चे हिम्मत करते हैं सीजल में जाने की, और अगर कोई चला भी गया है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से तो उन्हें ये लगता है कि बीएसएफ में गया होगा, तो यहाँ पर जो है आईटीबीपी में गया होगा, तो वो क्लैरिटी नहीं रहती कि जीडी कुछ और है और सीजल कुछ और है। सर एक मोमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब खबर लगा आसपास के लोगों को कि मेरा जॉब हुआ है एसएससी में, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बाबू अब बीएसएफ में जाओगे या आसाम राइफल में जाओगे। तो मुझे उनको बताना बहुत डिफिकल्ट हुआ कि नहीं, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के, इसमें इंस्पेक्टर लेवल की परीक्षा है। हाँ। तो ये क्या होता है वहाँ पर सारा अवेयरनेस का है। अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो बच्चे हैं उन तक ही अवेयरनेस नहीं पहुँच पाती है। तो क्रेज सीजल के लिए तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि कृष्णा आप आगे आएँ, उन सभी बच्चों का मार्गदर्शन करें और लाइफ में भी उन बच्चों को जहाँ जहाँ पर जैसे भी सपोर्ट मिले आप वो करते चलें। डेफिनेटली मैं इसके लिए हमेशा हूँ। जो भी बच्चे हमारे एरिया से आते हैं, मैं जानता हूँ एरिया बहुत इस फील्ड में बहुत पीछे है, और हमारे यहाँ सर इस साल शायद पूरा नॉर्थ ईस्ट से 20 या 21 ही इंस्पेक्टर बन पाए हैं सर। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हेल्प हो, गाइडेंस हो, आप लोग चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टा, मुझसे जुड़ सकते हैं, और आप लोग मैं गाइड करने के लिए हमेशा। देखिए हम हर स्टेट से एक एक इंटरव्यू लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप वहाँ से कनेक्ट कर पाएँ और वहाँ के बच्चे जो है वो आगे आ पाएँ। मेरी जो कोशिश है वो यही है कि कर्नाटक, केरल तक में जहाँ पर सीजल के लिए कम क्रेज़ होता है वहाँ के बच्चों का इंटरव्यू हम सबसे पहले लें। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपका असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें भी हम बुलाएं यहाँ पर, और एक तरीके से वो आकर जोश दोश के साथ में जो है अपने क्षेत्र को आगे रखें यहाँ पे, और लोगों के बीच में एक जागरूकता जलाएं सरकारी नौकरी की। ठीक है, ताकि लोग आगे आएँ, अपने डिपार्टमेंट में जाएं और पूरे देश का नाम रोशन करें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगा कृष्णा आपके साथ में, और जो है बच्चों की आप मदद ज़रूर करिएगा। बाकी इनका जो हम प्रोफाइल है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए जो है प्रोवाइड करवा देंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्णा आगे के लिए आपको, और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़े आप, बहुत कामयाब बने। ठीक है, और इसी तरीके से बच्चों का मार्गदर्शन करें। बाकी आप लोगों का अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।